चलो सो गाइस, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखो जी, जीएसटी के अंदर बार बार रिपीट कर रहा हूं, 5 डोर, जीएसटी में 5 डोर ओपन होंगे, 5 डोर ओपन होंगे, जीएसटी लग जाएगा। पहला डोर क्या था? गुड्स या सर्विस होना चाहिए। हमने गुड्स की डेफिनेशन भी पढ़ ली, सर्विस की डेफिनेशन भी पढ़ ली। दूसरी बात, टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस होना चाहिए। बच्चों, टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल होना चाहिए। इसका मतलब है उन गुड्स और सर्विस एग्जेम्प्ट नहीं होने चाहिए। नॉट एग्जेम्प्ट, नॉट एग्जेम्प्ट, गुड्स और सर्विसेज नॉट एग्जेम्प्ट होना चाहिए। तीसरी बात, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। बच्चों, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। चौथी बात, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए या टैक्सेबल टेरिटरी कह लो, चलो टैक्सेबल टेरिटरी होना चाहिए। और गाइस, जीएसटी लगाने के लिए पांचवी चीज बच्चों, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। अब देख लें हमने क्या क्या कर लिया है। हमने गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन कर ली, 252 और 2102। याद करो, 252 और 2102 में डेफिनेशन थी गुड्स की। जहां तक मुझे याद है 252 था, करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो। 2102 में सर्विस था। और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 में भी डिफाइन डेफिनेशन गुड्स और सर्विस की, आर्टिकल 366 में भी, ये तो आपका सीजीएसटी एक्ट है, सीजीएसटी एक्ट। जी बताइए। आज स्टार्ट थर्ड से करूंगा, थर्ड चैप्टर आज शुरू करवाऊंगा। उससे पहले मैं रिवाइज करवा दूं अभी तक हमने किया है। बोलो जी। नहीं, थर्ड नहीं शुरू करना। आज थर्ड चैप्टर, चार्ज ऑफ जीएसटी। अब मैं आपको बता दूं ना क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं। देखिए जी, तो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन 252 में हमने पढ़ी, सीजीएसटी एक्ट के। गुड्स मींस वो मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग मनी सिक्योरिटीज। और 2102 में सर्विस की डेफिनेशन पढ़ी, 2102 में सर्विस की डेफिनेशन पढ़ी, जिसके अंदर अदर देन मनी सिक्योरिटीज, अदर देन गुड्स, वो सब हमने किया। आर्टिकल 366 कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेफिनेशन पढ़ी वो बड़ी सिंपल थी। गुड्स मींस एनी कमोडिटी, एनी, वो क्या था, जीपीएस ऐसा कुछ वर्ड था ना, हमने 3 वर्ड थे, एनी आर्टिकल, एनी कमोडिटी, वो था, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। और 366 में सर्विस भी डिफाइंड थी, एनीथिंग अदर देन गुड्स। तो 366 की डेफिनेशन अलग है। पीएमएस, एनी मटेरियल कमोडिटीज, कुछ ऐसा था। क्या था जरा देखना एक बार भाई, आर्टिकल 300 खोलो। स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में, सब चैप्टर में आर्टिकल 304 गुड्स की डेफिनेशन है। मटेरियल, मटेरियल आता है, कमोडिटी आता है। हाँ, एमसीए। अच्छा, मैं बंद करवाता हूँ सबकी आवाज। मैं अपना माइक अगर बंद कर दूंगा तो उसके बाद हो जाता है क्या डिस्टरबेंस? सही। अच्छा, बैकग्राउंड में सब बच्चे अपने माइक बंद रखें, जब मैं बोलूं जब ऑन करें। सो गाइस, आर्टिकल 366 में मटेरियल कमोडिटी आर्टिकल्स ये लिखा एमसीए, और सर्विस लिखा था 366 में एनीथिंग अदर देन गुड्स। उसके बाद गाइस, गुड्स की डेफिनेशन सीजीएसटी एक्ट में भी है और सर्विस की डेफिनेशन भी सीजीएसटी एक्ट में। तो 2 बातें याद रखना, ये यहां पर डिफाइंड। उसके बाद ये कौन कौन से गुड्स एग्जेम्प्ट होते हैं और कौन कौन से सर्विस एग्जेम्प्ट होते हैं, ये अभी तक नहीं किया। ये चैप्टर आएगा हमारा एग्जेम्पशंस का, वो भी करेंगे। टैक्सेबल सप्लाई कर लिया बेटा, टैक्सेबल सप्लाई सेक्शन 7 में आती है, हमने कर लिया लास्ट क्लास में। कौन सी सप्लाई टैक्सेबल है और कौन सी सप्लाई टैक्सेबल नहीं है। 71A, 71B, 71C में आना पड़ेगा। और उसके बाद फिर हमने वो एग्जाम्पल सप्लाई, वो सब किया। टैक्सेबल टेरिटरी का मेरे प्यारे बच्चों, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड है। तो जो गुड्स और सर्विस है उसकी सप्लाई इंडिया में होनी चाहिए, ये भी हो गया।
टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है उसकी टर्नओवर 10 लाख, कई जगह 20 लाख, कई जगह 40 लाख से ऊपर होनी चाहिए। जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं होगा तो जीएसटी कैसे लगाएगा? तो ये 5 डोर गाइस ओपन हो जाएंगे, 5 दरवाजे ओपन हो जाएंगे तो जीएसटी लागू हो जाएगा। जीएसटी लागू होने के बाद बच्चों सबसे पहला काम क्या देखना है? आपको देखना है टाइम ऑफ सप्लाई, किस दिन लागू हुआ। इससे पता चलेगा डे ऑफ लेवी, डे ऑफ लेवी। ये भी हमने किया, अलग अलग सिचुएशंस, सेक्शन 12, 13 और 14। फिर हमने किया, इससे रेट भी पता चल जाएगा, रेट ऑफ जीएसटी क्या है और किस दिन रेट ऑफ जीएसटी देखना है, वो सेक्शन 14 ने बताया। इनफैक्ट सेक्शन 14, हाँ सेक्शन 14 गुड्स के लिए लागू नहीं होता था, हमने ये भी किया। तो 12, 13 में तो ये हो गया और रेट पता लग जाता है सेक्शन 14 में। उसके बाद बच्चों एक काम हमने और किया, हमने किया वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई ये सेक्शन कौन सा था? 15। किस अमाउंट पे आपको जीएसटी लगाना है ये आपको बताता है सेक्शन 15। और फिर वैल्यू आ गया और रेट आ गया, आपकी जीएसटी लायबिलिटी निकल के आ गई। जीएसटी लायबिलिटी, और जीएसटी लायबिलिटी क्या होती है गाइस? रेट मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू। भैया रेट मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू, लायबिलिटी आ गई जीएसटी की, ठीक है ना। अब जीएसटी को जमा करवाना होता है, उसके बाद जीएसटी को डिपॉजिट करना होता है। तो हम आउटपुट जीएसटी लिखते हैं भैया, उसमें से माइनस करते हैं इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी माइनस करते हैं। एक चैप्टर हमारा आएगा आगे, ये इनपुट जीएसटी क्या होता है, कौन कौन से टैक्सेस का क्रेडिट मिलता है, ठीक है जी। अब आपके बीच में एक कॉन्सेप्ट, यस, हु इज लायबल टू पे जीएसटी। भैया डे पता लग गया, हु इज लायबल टू पे, हु, कौन पे करेगा जीएसटी? सप्लायर पे करेगा गवर्नमेंट को, यस सुनिए, सप्लायर पे करेगा या जो खरीदार है, रेसिपिएंट है, वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ये भी चीज हमें देखनी पड़ेगी, हु इज लायबल टू पे जीएसटी। और एक चीज और देखनी पड़ेगी बीच में, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई से क्या पता चलेगा सर? अरे बेटा ये पता चलेगा सीजी प्लस एसजी लगाना है, यूटी लगाना है या आईजी लगाना है। तो हमारे मेजरली चैप्टर्स गाइस जो रह गए हैं मैं बताऊं, एक तो आईटीसी का रह गया चैप्टर, एक प्लेस ऑफ सप्लाई का रह गया चैप्टर, एक हु इज लायबल टू पे जीएसटी ये रह गया, और ये टैक्सेबल पर्सन कौन होता है। बाकी तो जो हमने कर लिया है, जो हमने कर लिया है मैं उसको दोबारा बता दूं, हमने ये गुड्स और सर्विस कर लिया है, ये हो गया है हमसे, ठीक है। हमने टैक्सेबल सप्लाई रेड वाला चैप्टर कर लिया है, ये तो पता ही है इंडिया के अंदर होता है, इंडिया से बाहर सप्लाई होगी तो जीएसटी नहीं लगेगा। हमने टाइम ऑफ सप्लाई कर लिया है, हमने वैल्यू निकालना सीख लिया है, वैल्यू निकालना सीख लिया है, कोई टेंशन नहीं। अब हमें ये जो येलो वाली चीजें रह गई हैं ये निपटानी है, और जब ये भी रेड हो जाएंगी तो हमारा मेजर जीएसटी में हमें ये समझ आ जाएगा करना क्या है। तो हमने किस दिन जीएसटी लायबिलिटी आती है? टाइम ऑफ सप्लाई। किस अमाउंट पे जीएसटी लगता है? वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई हमें क्या बताएगा? सीजी है, इंट्रा क्या है, इंटर क्या है। हाँ प्लेस ऑफ सप्लाई हमें ये बताएगा गाइस व्हाट इज इंट्रा, व्हाट इज इंटर, क्योंकि इंट्रा स्टेट है सीजीएसजी, इंटर यूनियन टेरिटरी है सीजी प्लस यूटी जीएसटी, इंटर स्टेट है आईजीएसटी। और हु इज लायबल टू पे, क्या सप्लायर जीएसटी जमा करवाता है सरकार को या रेसिपिएंट जमा करवाता है? तो ये वाली बातें आज मैं करवा रहा हूं, ये है आपका चैप्टर 3, ये आएगा आपका चैप्टर 3 जो आज मैं करवाऊंगा। हु इज लायबल टू पे, सप्लायर जमा करवाएगा या खरीदार गुड्स का वो ही सरकार को देगा। हाँ जी, अब मैं आप लोगों की क्वेरीज के लिए आ रहा हूं, जो वैल्यू में, टाइम ऑफ सप्लाई में या सप्लाई की डेफिनेशन में अगर तुमने कोई भी मेहनत घर में जाके करी है, अगर तुम सोचते हो टीचर ही सारी मेहनत कर देगा और टीचर ही आपको निचोड़ निचोड़ के हर चीज दे देगा,
यू कैन टेक द हॉर्स टू द वेल बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक। ये कहावत मैंने नहीं बनाई, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोगों ने बनाई है। यू कैन टेक द हॉर्स टू द वेल बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक। तुम घोड़े को, गधों को नहीं, घोड़ों को कुएं तक ले जा सकते हो, लेकिन पीना उनको ही पड़ेगा। तो रास्ता मैं दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें पड़ेगा। अगर तुम्हारे ब्याह पे मैं चल लूं तो फिर बचा ही क्या रह गया? डिग्री भी मैं ही ले लूंगा, वो तो मैं ले ही चुका हूं। तो इसलिए आपको सुशासन में रहकर, डिसिप्लिन में रहकर खुद ही चीजों को करना है। मैं आपको रास्ता दिखाता रहूंगा, क्वेश्चंस बताता रहूंगा करने के लिए। जैसे अभी शौर्या ने क्वेरी पूछी, अपना डाउट का निवारण किया, उसी प्रकार से आपको ये काम करना है। और आपको मैं पहले बार बता दूं, पहली बार जिंदगी में आप एक नए तरीके से पढ़ रहे हैं। क्यों? फाउंडेशन एग्जाम या 12th का एग्जाम या वो CSNE का वो पेपर नहीं होते कोई। ये अभी तक आपको आदत है पढ़ने की, कोई डंडा मार के आपको पढ़ाए। ये पहली बार है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड होके पढ़ना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये चीजों को करें और आगे बढ़ें। चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों की क्वेरीज ले रहा हूं। बताइए जी। I'm starting a new chapter and the name of the chapter is chapter number 3 charge of GST। आइए जी, चैप्टर नंबर 3 चार्ज ऑफ GST। इस चैप्टर में आपको ये पता चलेगा who is liable to pay GST। yes guys, who is liable to pay GST। लिखिए who is liable to pay GST, इस चैप्टर से पता लग जाएगा who is liable to pay GST। बच्चों लिखिए who is liable to pay GST। which person is liable, recipient या supplier? यहां पर लिखिए supplier जमा करवाएगा और recipient जमा करवाएगा। सप्लायर जमा करवाएगा या रेसिपिएंट जमा करवाएगा। ये सेक्शन 1 मैंने ऐसे यहाँ पर डाल दिया, वैसे इसकी यहाँ जगह नहीं थी, लेकिन मैंने आपकी नॉलेज के लिए डाल दिया। ऐसे ही सेक्शन 1 CGST एक्ट पढ़ लेते हैं, ऐसे बीच में डाल दिया। दिस एक्ट में बी कॉल्ड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। ये शॉर्ट टाइटल होता है जी। शॉर्ट टाइटल क्या होता है? नाम एक्ट का। एक्सटेंट का होता है एरिया। CGST एक्ट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर पे जब ये आए थे लागू नहीं थी, लेकिन सरकार ने फटाफट जम्मू कश्मीर में लागू किया 8 जुलाई 2017 से। CGST एक्सटेंशन एक्ट गवर्नमेंट ने पास करी और JNK में लगाया, क्योंकि JNK में नहीं लगती ना आपकी ये एक्ट, तो प्रॉब्लम ये आ जाती फिर वो क्रेडिट का कॉन्सेप्ट खराब हो जाता। जम्मू कश्मीर के गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलता, जम्मू कश्मीर गुड्स बेचती उसका क्रेडिट। तो इंडिया वन कॉमन मार्केट, जो गवर्नमेंट की इंटेंशन थी, वन कॉमन मार्केट इंडिया नहीं बनती। तो इसलिए कॉमन है तो सभी की पिटाई होनी चाहिए, किसी स्टेट को छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने 8 जुलाई 2017 से एक ऑर्डिनेंस पास करके उसको भी जम्मू कश्मीर लगाया। तो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है बच्चों? पूरे हिंदुस्तान में आपकी GST एक्ट लागू होती है। CGST एक्ट की बात कर ले उसकी। अच्छा, कब से लागू हो गई? हमारा GST 1/7/2017 से देश भर में लागू हो गया। 1/7/2017 से कश्मीर में लागू हुआ था 8/7/2017 से, लेकिन अब उसके बाद तो पूरे देश में हमारा GST लागू है। पहले सर्विस टैक्स कश्मीर में लागू नहीं था, तो यही प्रॉब्लम पड़ती थी। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं है। आइए नेक्स्ट, ये है जी सेक्शन 9 जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं, चैप्टर नंबर 3 में सेक्शन 9 ऑफ द CGST एक्ट 2017। ये चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन ये बताता है जो चार्ज है GST का वो किस बंदे पे है। वो बंदा टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन किस बंदे पे है, ये सारी चीजें चार्जिंग सेक्शन बताता है। पढ़ते हैं क्या कहता है जी। सेक्शन 9 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। यस गाइस, सेक्शन 9 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है चार्ज ऑफ GST, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड चार्ज। लिखो जी, फॉरवर्ड चार्ज। चार्ज ऑफ GST को हम लिखते हैं फॉरवर्ड चार्ज। सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 लिखो बेटा, फॉरवर्ड चार्ज। हाँ जी, अब लिखो। और 9(2) है GST ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जीएसटी, क्या सिचुएशन है पेट्रोल की डीजल की जीएसटी के अंतर्गत, ठीक है। 9.3 सीजीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज, ये रिवर्स चार्ज भी बताऊंगा मैं। 9.1 था बच्चों फॉरवर्ड चार्ज, और 9.3 गाइस रिवर्स चार्ज। क्या रिवर्स चार्ज हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई और जमा करवाता है सप्लायर के बिहाफ पे जीएसटी, देखेंगे। 9.4 है सीजीएसटी बाय अनरजिस्टर्ड सप्लायर। बाबा अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हो और आप या सर्विस सप्लाई कर रहे हो अनरजिस्टर्ड हो, यानी कि जीएसटी में आते नहीं, तो जीएसटी तो लगाओगे ही नहीं, जीएसटी तो लगाओगे नहीं क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं, टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, उस केस में जीएसटी कौन देता है, देखेंगे। और 9.5 ईसीओ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ जैसे ओला के माध्यम से कैब चलाई जा रही है, कैब, या ओयो रूम्स, ओयो सुना है, मेकमाईट्रिप.com जो होटल की बुकिंग्स करवाते हैं, उस केस के अंदर जीएसटी कौन जमा करवाता है, कैब के केस के अंदर। या अर्बन क्लैप जहां पर आप कारपेंटर, पेंटर, ब्यूटिशियन घर में बुला सकते हो, उस केस में जीएसटी कौन जमा करवाता है। तो ये सेक्शन 9 बुनियादी बातों को क्लियर करेगा। दोबारा रिपीट करेंगे बच्चों। 9.1 फॉरवर्ड चार्ज है, जो भी मुझे बताना है क्या होता है। 9.2 पेट्रोल, 9.3 रिवर्स गियर, वो फॉरवर्ड गियर, सीधी सी बात है। 9.1 है फॉरवर्ड चार्ज या फॉरवर्ड गियर, 9.2 पेट्रोल, 9.3 रिवर्स गियर, 9.4 अगर अनरजिस्टर्ड, सब जैसा आप लोग हो, अनरजिस्टर्ड हो ना, आप लोग गुड सप्लाई करो, हाँ 5 डोर ओपन हो गए होंगे जब तो चार्ज देखोगे, या चार्ज 5 डोर ओपन के बिना देख लोगे, 5 डोर तो ओपन होंगे। अगर बेटा सुनो मेरी बात, अगर आपकी गुड्स ही नहीं है और आपके सर्विस नहीं है, तो आप क्या देखोगे किसको लगाना है, क्या टाइम सप्लाई, क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई, हु इज लायबल, हु इज नॉट लायबल। वो 5 डोर तो मैं ऑलरेडी ओपन मान के चल रहा हूं, तो ये मान के चल रहा हूं कि जीएसटी लग रहा है। और लगने के बाद हम क्या देखते हैं, कब लग रहा है, किस पे लग रहा है, कितना लग रहा है, कब जमा करवाना है, कितना क्रेडिट है, वगैरह वगैरह। आइए अब मैं आपको ये फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज से पहले करवाने, ये 9.1 और 9.2 9.3 करवाने से पहले एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। यस प्लीज लिखिएगा जरा, एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, ये लिखिएगा जरा जी, एक सेकेंड जी। तो मैं आपको ये लिखवाना चाहता हूं, लिखिएगा जरा, ये फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता दूं। ये जरा आइए जरा, हाँ जी। सो सेक्शन 9 में ये शब्द बार बार सुनेंगे आप, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज वर्सेस रिवर्स चार्ज, क्योंकि ये चार्जिंग सेक्शन है तो ये बताता है ये बिजली किसके ऊपर गिरेगी। हाँ 5 डोर ओपन हो गए तो बिजली तो गिरेगी, कितनी गिरेगी, कब गिरेगी वो नहीं, कितनी गिरेगी कब गिरेगी वो नहीं, किस पर गिरेगी वो करेंगे। आइए जी, दो बातें बता रहा हूं, फॉरवर्ड चार्ज और दूसरा बता रहा हूं रिवर्स चार्ज। हाँ जी, फॉरवर्ड चार्ज में क्या होता है, चलिए आप गए मैकडोनल्ड्स, वहां से आपने बर्गर ऑर्डर किया और आप हो जी कस्टमर, मैकडोनल्ड्स में गए, बर्गर ऑर्डर किया, आप हो जी कस्टमर। अब सुनो मेरी बात, बर्गर पड़ा ₹100 का, 100 रुपए का, और जीएसटी का रेट है रेस्टोरेंट पे, कुछ आइडिया है आपको जीएसटी का रेट रेस्टोरेंट्स पे क्या है, कभी बिल देखना रेस्टोरेंट में खाते वक्त क्या लिखा होता है, 5% टोटल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कौन बोला, खुशी, मुझे भी बड़ी खुशी हुई सुनकर कि खुशी को आता है कुछ, वेरी गुड। 5% जीएसटी लगता है। ये भी बता दो, अगर ये सेम स्टेट में सेल हुई है तो क्या, कौन सा जीएसटी लगेगा, सेम स्टेट में सेल हुई है तो सीजीएसटी, एसजीएसटी 2.5। क्या बात, और इंटर स्टेट होती तो आईजीएसटी 5%, ठीक है। अब सुनो, ₹5 का इस पे जीएसटी लगा दिया और 105 का बिल बैठ गया। अब कस्टमर 105 रुपए, ये तो बिल आया, कस्टमर 105 रुपए
मैकडोनल्ड्स को दे देगा। मैकडोनल्ड्स वाले गवर्नमेंट को कितना करवाएंगे, रिटेन कितना करेंगे और गवर्नमेंट को कितना जमा करवाएंगे? रिटेन 100 करेंगे, गवर्नमेंट को 5। बहुत बढ़िया। तो डिपॉजिट टू गवर्नमेंट करेंगे 5 रुपए। और ये रेसिपेंट ने जमा करवाया है या सप्लायर ने जमा करवाया है? सप्लायर। हाँ, यहाँ सप्लायर मैकडोनल्ड्स है। यहाँ सप्लायर मैकडोनल्ड्स है और कस्टमर जो है वो रेसिपिएंट है। तो फिर फॉरवर्ड चार्ज क्या बना? जब सप्लायर गवर्नमेंट को जीएसटी जमा करवाता है उसको फॉरवर्ड चार्ज कहते हैं। हाँ जी, तो फॉरवर्ड चार्ज क्या हुआ? वेयर सप्लायर डिपॉजिट्स जीएसटी टू गवर्नमेंट। और जब सप्लायर जमा करवाता है तो सारी कागजी कार्रवाई, सारी प्रोसीजर फॉर्मेलिटी जीएसटी की किस पे आएंगी? सारी प्रोसीजर फॉर्मेलिटी जीएसटी की किस पर आएंगी? जल्दी बताइए। सप्लायर पे। बहुत बढ़िया। सो ऑल दी फॉर्मेलिटीज ऑन सप्लायर। सर कैसी कैसी? अरे बेटा पंजीकरण करवाएगा, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएगा, फिर इनवॉइस इशू करेगा, इनवॉइस, फिर लेवी करेगा, फिर कलेक्शन करेगा, लगाएगा, कलेक्शन करेगा पैसे को, सर फिर डिपॉजिट करवाएगा और फिर रिटर्न फाइल करेगा। यस, और गवर्नमेंट ने पकड़ लिया तो जवाबदेही भी उसकी बनेगी, कम जमा करवाया, ज्यादा जमा करवाया। तो गाइस फॉरवर्ड चार्ज या डायरेक्ट चार्ज, इसको हम फॉरवर्ड चार्ज को डायरेक्ट चार्ज भी कहते हैं, डायरेक्ट चार्ज। तो सप्लायर पर, अच्छा कस्टमर पे क्या लायबिलिटी है? यहां पर कस्टमर पे तो बियर करना है कस्टमर को, उसको कोई रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है, कोई बिल उसको इशू करने की जरूरत नहीं है, कोई लेवी करने की जरूरत नहीं है, कोई इकट्ठा नहीं करना, उसको तो पे कर देना है, उसको तो पे कर देना है। और उसके बाद अपने आप सप्लाई की, जैसे आप बच्चे हो, आप तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके ऊपर, आपकी तो 9 गज जबान चलेगी बस, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स की है, वो बेचारे घर को मैनेज करते हैं, आप लोगों की जबान भी संभालते हैं और अपने काम धंधे को भी करते हैं, तो आप तो पैसा देके बरी हो जाते हो फॉरवर्ड चार्ज में। चलो इसमें कुछ, तो रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस, लेवी, कलेक्शन, डिपॉजिट, रिटर्न फाइल, सारा सप्लायर पर, सारी फॉर्मेलिटी सप्लायर पर। बर्गर खा के आप तो निकल लिए, लेकिन जो पीछे से उनका काम बढ़ा गए आपको पता नहीं चला। चलिए अब रिवर्स चार्ज का केस देखिएगा जरा। रिवर्स चार्ज का केस देखिएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हाँ जी, यूएस का सप्लायर है और वो कुछ सर्विसेज, हाँ जी, एबीसी लिमिटेड को दे रहा है सर्विस, और वो सर्विसेज जीएसटी के कवर्ड हैं, जीएसटी के अंतर्गत आती हैं, यानी कि वो गुड्स सर्विस की डेफिनेशन में आती हैं और एग्जेम्प्ट नहीं है। क्वेश्चन ये उठता है, और यूएस सप्लायर है, यूएसए का, यूएसए सप्लायर है और ये इंडिया का एबीसी लिमिटेड है। क्वेश्चन ये उठता है, क्या इस ट्रांजैक्शन पे, पहले तो ये बताओ जीएसटी है? पहले तो ये समझ लें कि भाई एक तो विदेशी सप्लायर है, सप्लायर ये यहां पर बाबा, सप्लायर ये है और ये रेसिपिएंट है, दिस इज द रेसिपिएंट। पहले तो तुम नलायक को ये बताओ, इस ट्रांजैक्शन पे जीएसटी है? यस सर। है? सर इंपोर्ट्स पे होता है, एक्सपोर्ट पे एग्जम्प्ट है। अरे क्या बात है यार, खुशी आज तो डबल खुशी हो गई, क्या बात है। तो ये टैक्सेबल टेरिटरी में सप्लाई हो रही है। सप्लायर चांद से दे सप्लाई, जुपिटर से दे, मंगल ग्रह से दे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सप्लाई शुड बी इन इंडिया, और सप्लाई इंडिया में हुई है, जीएसटी लगेगा। अगर हम इसको नॉर्मल ट्रांजैक्शन रखें, 100 रुपए की सर्विस दी सप्लायर ने, मान लो 5 रुपए जीएसटी है, 105 रुपए का बिल बैठा इंडिया वाले के लिए। अब इंडिया वाला
105 रुपए दे देगा, इंडिया वाला 105 रुपए दे देगा। सर किसको दे देगा 105 रुपए? यूएसए के सप्लायर को। तुम्हें क्या लगता है यूएसए का सप्लायर 5 रुपए का जीएसटी जमा करवाएगा? वो तो बोलेगा अच्छा आने दे, हवा आने दे, 5 रुपए आने दे। और तुम पकड़ने के लिए क्या कर पाओगे उसका? बताओ, इंडियन गवर्नमेंट ये यूएसए के सप्लायर को पकड़ने के लिए क्या कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि विदेशी है, तुम तो ठहरे परदेसी और बाहर जाके 5 रुपए लेने के लिए जाओगे। वो कहेगा मैं इंडियन लॉज में नहीं आता, मैं यूएस का सप्लायर हूँ, इंडिया वाले मुझसे माल लेते हैं, मैं भेज देता हूँ। तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं मैं, जो तुमने सोचा कि टैक्स जमा करवा दो, हम करवा देंगे, मैं नहीं करवाऊंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई दिक्कत नहीं, बड़ी जबान चल रही है तेरी, ऐसा करें यहाँ पर हम, हाँ बिल तो आया 100 रुपए का, सुनो मेरी बात, बिल तो आया 100 रुपए का, हमने यहाँ पर इंडिया वाला जो एबीसी लिमिटेड है उसकी गर्दन पकड़ ली। यस, तो यहाँ पर 100 रुपए का बिल तो आया, लेकिन जो 5 रुपए जीएसटी है उसका, 5 रुपए, मान लो 5% जीएसटी है ना इस सर्विस पे, 5% जो जीएसटी है, 5 रुपए जीएसटी रेसिपिएंट को बोला डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। भाई तुझे तो 105 देने ही थे। अगर तू मान ले मैकडॉनल्ड्स में खाने जाता तो 105 के तो बिल आता, 5 तू तो 105 देता ना। अब तूने यूएसए से माल मंगवाया है तो तुझे तो 105 दे नहीं है, अब वो 5 रुपए तुझे जमा करवाने हैं। सांप भी मर गया और लाठी भी टूटी। इसको कहते हैं गाइस रिवर्स चार्ज। मेरे बच्चों इसको कहते हैं जी रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज में recipient liable to pay GST. So where recipient deposits GST to government, ये रिवर्स चार्ज है। अच्छा बच्चों मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, मेरे मिश्री, अब ये जो डिपॉजिट करवाएगा तो कागजी कार्रवाई किसकी बढ़ जाएगी? यूएसए के सप्लायर की या इंडिया की एबीसी लिमिटेड की? एबीसी लिमिटेड। तो ये सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं सप्लायर वाली, ये यहाँ पर स्टार लगा रहा हूं नीचे, अब यहाँ पर लिंक दे रहा हूं, ऑल द फॉर्मेलिटीज, मेरे पास जगह का अभाव है, ऑल दी फॉर्मेलिटीज of supplier will fall upon recipient as if he is a supplier। so deemed supplier मान लेंगे, ये सप्लायर है नहीं, सप्लायर तो वही मिस्टर जॉन यूएसए की हैं, लेकिन इसको हम डीम सप्लायर मान लेंगे। यस गाइस, हम इसको डीम सप्लायर मान लेंगे। विल एज्यूम हिम एज अ डीम सप्लायर। यस, एंड इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, लेवी करना पड़ेगा, कलेक्शन करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यस गाइस, सारी फॉर्मेलिटीज इसके ऊपर आ जाएंगी। और वहां पर ये किया जाता है, मैं बताऊं, जहां पर सरकार को सप्लायर पे भरोसा नहीं है। हाँ, जहां पर गवर्नमेंट को लगता है सप्लायर विदेशी है। ऐसा मत सोचना कि विदेशी केस में रिवर्स चार्ज है। हिंदुस्तान की कुछ ऐसी गुड्स और सर्विसेज हैं उस पर भी। यहां पर तो मेरे बच्चों इंडिया के एबीसी ने बाहर से माल लिया था, सर्विसेज ली थी, इंडिया से भी लेता गाइस, इंडिया से भी लेता, उस केस में भी यस मेरे बच्चों रिवर्स चार्ज के केसेस हैं। तो रिवर्स चार्ज में मोटा मोटा समझ लीजिएगा। मैं एक एग्जांपल रिवर्स चार्ज को और दूंगा, बड़ा मजा आएगा, आपको समझ आएगा। एक एग्जांपल और, वन मोर एग्जांपल रिवर्स चार्ज का, वन मोर एग्जांपल रिवर्स चार्ज का, आपको समझ आएगा रिवर्स चार्ज का। अब सुनिएगा, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, वो उसके बहुत सारे, ऐसा करो एक सेकंड गाइस, एजेंट्स होते हैं। आपने सुन रखा होगा एजेंट्स का नाम, एजेंट्स, इंश्योरेंस एजेंट सुन रखा होगा नाम। हो सकता है आपकी फैमिली में भी कोई हो, और आपके हो सकता है फादर के पास भी सर्टिफिकेट हो एजेंसी का, इंश्योरेंस एजेंट। और दूसरा बेटा इसको क्या बोलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी। कोई आपने इंश्योरेंस का कोई है आपके पास एग्जांपल, आपके घर में जो पापा की पॉलिसी बेचता हो या
कुछ ऐसा करते हैं जो पॉलिसीज देता हो? कोई है किसी की जान पहचान में इंश्योरेंस एजेंट? गाइस कोई जान पहचान में है इंश्योरेंस एजेंट? नहीं। चलो, तो इंश्योरेंस एजेंट जो होता है, ये सर्विसेज देता है। यस गाइस, इंश्योरेंस एजेंट मेरे बच्चों सर्विसेज देता है। आप बता सकते हो किसको सर्विसेज देता है? ये इंश्योरेंस एजेंट किसको सर्विसेज देता है? अरे अच्छा, सॉरी, मेरे माइक की, इंश्योरेंस कंपनी को। हाँ सॉरी, मैंने अपना माइक हटाया नहीं था तो आपकी आवाज नहीं पहुंची मेरे पास। तो इंश्योरेंस एजेंट, यस मेरे बच्चों, इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज देता है। बताऊं क्या सर्विसेज देता है? एक सेकंड, शायद मेरा स्टाइलस एक बार मुझे बंद करके आपको दोबारा से खोलना पड़ेगा। एक सेकंड, मुझे आप 30 सेकंड्स का टाइम दीजिए। इंश्योरेंस एजेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दे रहा है और मैक्स को दे रहा है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। और कितने इंश्योरेंस एजेंट होते होंगे मैक्स लाइफ कंपनी के? लगभग लगभग बहुत, मतलब मैं कह रहा हूँ 1 लाख तो 5 लाख तो मिनिमम होंगे। 5 लाख इंश्योरेंस एजेंट। वैसे मैं आपको बताऊं, इंश्योरेंस एजेंट का काम अच्छा है। मैं आपको अभी बताता हूं क्या काम करना होता है इसमें, अभी समझाता हूं। तो इंश्योरेंस एजेंट जो है, 5 लाख इंश्योरेंस एजेंट है इंडिया में, इन इंडिया। और ये सर्विस टैक्सेबल सर्विस है गाइस, ये सर्विस टैक्सेबल सर्विस है, इस पे जीएसटी लगता है। एक इंश्योरेंस एजेंट ने, एक, ये तो 5 लाख है, 1 लाख का कमीशन बना, उस पर जीएसटी लगाएगा। मान लो जीएसटी 18% का है, तो ये हो गया 1,18,000। वो बिल भेजेगा मैक्स के पास कि मैं तुम्हारी पॉलिसी बेची है और मेरा कमीशन बनता है 1,18,000। अब मैक्स वाले 18,000 रुपए और 1 लाख उसको दोनों दे देंगे, क्योंकि सप्लायर तो बाबा ये है ना, सप्लायर तो बाबा ये है ना। और गाइस, इंश्योरेंस कंपनी रेसिपिएंट है। अच्छा, जब इंश्योरेंस कंपनी मुझे पॉलिसी बेचती है, तो जब इंश्योरेंस कंपनी सप्लायर है, मैं रेसिपिएंट हूं। दो ट्रांजैक्शन है ना यहां पर। जब इंश्योरेंस कंपनी मुझे पॉलिसी बेचती है, उस केस में वो सप्लायर है, मैं रेसिपिएंट हूं। और जब इंश्योरेंस कंपनी एजेंट्स को हायर करती है माल बेचने के लिए, तो एजेंट तो इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे रहा है, उसमें यहां पर क्लाइंट की तो बात ही नहीं है, हम तो आ ही नहीं रहे। चलो, अब दिक्कत यहां पर ये है, इन दोनों में विश्वसनीय कौन है, भरोसेमंद कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को कहा है, कंपनियां तुम 1,18,000 मत देना, हाँ जी आप 1 लाख ही देना। तो क्या जीएसटी नहीं लगा? ना 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 ना, ये आपके 18% जीएसटी तो है, लेकिन कंपनियां जो हैं वो पेमेंट करेंगी खाली 1 लाख की इस एजेंट को, पेमेंट ऑफ 1 लाख विदाउट जीएसटी, पेमेंट ऑफ 1 लाख। यस गाइस, पेमेंट ऑफ 1 लाख विदाउट जीएसटी। क्या जीएसटी गवर्नमेंट लगेगा? 1 लाख की कमीशन पे 18% जीएसटी है, 18,000 रुपए डिपॉजिट टू गवर्नमेंट। तो यहां पर भी लायबिलिटी किस पे है? सप्लायर पे, रेसिपिएंट पर? रेसिपिएंट पे। हाँ, अब देखो कितना फायदा है। 5 लाख लोग अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि 5 लाख एजेंट्स पे जीएसटी है, 5 लाख अलग अलग टाइम पे जमा करवाएं। और छोटे स्केल के बंदे हैं, कहां रिटर्न फाइल करेंगे, कहां रजिस्ट्रेशन करवाएंगे? इंश्योरेंस कंपनी पे लायबिलिटी रिवर्स कर दी। तुम तो एक ही हो, तुम्हारे 1 लाख लो, 5, जैसे अब सोचो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बच्चे पढ़ रहे हैं 20, इकट्ठे पढ़ाना कितना इजी हो गया। अगर मैं पर्सनल कोचिंग दूं, हर एक के घर जा जाके 3-3 घंटे पढ़ाऊं, तो मेरा तो पसीने छूट जाएंगे। तुम तो यहां पर पसीने छुड़वा देते हो, मेरे तो पसीने छूट जाएंगे, हवाइयां गुल हो जाएंगी। तो इसलिए क्या किया, इकट्ठा कर दिया, रिवर्स कर दिया। बात समझो, बात समझो। पहले क्या होता, बच्चे जाते थे, 100 बच्चे अलग अलग निकल निकल के इंस्टीट्यूट में जाते थे। अब टेक्नोलॉजी में क्या हो गया, मैं आपके घर में आ गया, रिवर्स हो गया ना। सोचो सोचो, रिवर्स, तो यही तो रिवर्स है। तो ऐसे ये मत सोचना इंपोर्ट में रिवर्स है, रिवर्स के बहुत सारे केसेस हैं, जिसमें से ये भी केस है। ये बात आपको क्लियर हुई नहीं हुई? जल्दी बताइए। यस सर। चलिए,
तो रिवर्स चार्ज के, अच्छा अब रिवर्स चार्ज की डेफिनेशन देख लें जी, रिवर्स चार्ज के केसेस कहाँ कहाँ हैं। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा गाइस डेफिनेशंस पे आ जाओ। हाँ जी, डेफिनेशंस पे पहुंचे। अब इसमें रिवर्स चार्ज की डेफिनेशन ढूंढो जरा, रिवर्स चार्ज की डेफिनेशन ढूंढो। हाँ 98 298, बच्चों पीछे बोलो बोलो मत, पिन ड्रॉप साइलेंस रखो। देखो रिवर्स चार्ज, आइए जरा। रिवर्स चार्ज means liability to pay tax by the recipient or supplier of goods or services or both. Liability recipient पे आ गई instead of the supplier under section 93 and 94। तो दो सेक्शन 93 94 है रिवर्स चार्ज के जो हम करवाने हैं, और अंडर सब सेक्शन 3 और 4 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट में भी रिवर्स चार्ज होगा। बात तो वही है। अरे बेटा ये एजेंट दिल्ली का, मैक्स कंपनी दिल्ली की, तो यहां पर सीजीएसटी का रिवर्स चार्ज, एजेंट यूपी का, मैक्स दिल्ली की, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, तो आईजीएसटी रिवर्स चार्ज पे आ जाएगा। समझने की कोशिश करो। जैसे इंपोर्ट है तो इंपोर्ट में आईजीएसटी रिवर्स चार्ज पे होगा ना, क्योंकि इंपोर्ट में सीजीएसटी एसजी नहीं लगता। कॉन्सेप्ट सेम है कि पहले ये पता लगा लो रिवर्स चार्ज है, अगर रिवर्स चार्ज है सेम स्टेट का रिवर्स चार्ज है तो सीजीएसटी रिवर्स चार्ज होगा, और अगर इंटर स्टेट है, क्योंकि इंपोर्ट को इंटर स्टेट माना जाता है या दिल्ली यूपी को इंटर स्टेट माना जाता है, तो वहां पर ऑब्वियसली आईजीएसटी का रिवर्स चार्ज होगा। तो कहने का अर्थ या कहने का तात्पर्य मेरे बच्चों ये हुआ कि रिवर्स चार्ज 93 और 94 में है। आ जाओ जी, अब मैं आपको 93 और 94 में रिवर्स चार्ज मैंने पहले लिखवा दिया, ये रिवर्स चार्ज है 93 का, ठीक है, और 94 में भी रिवर्स चार्ज है। ये 94 है सीजीएसटी ऑफ अनरजिस्टर्ड सप्लायर का रिवर्स चार्ज, इसका आगे लिख लो, ये भी रिवर्स चार्ज है। तो 93 94 रिवर्स चार्ज के सेक्शन है। 91 माय डियर फ्रेंड्स 91 डायरेक्ट चार्ज का या फॉरवर्ड चार्ज का सेक्शन है। तो पहले 91 करेंगे, फिर 92, फिर 93। आइए जरा, अब आपको कुछ अभी तक मैंने से पढ़ाया तो है नहीं मैंने, अब पढ़िए जरा, पढ़िएगा गाइस, प्लीज पढ़िएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2, 91 कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 2। इसका मतलब ये होता है कि भाई 2 ओवरराइड करेगा 1 को या 1 ओवरराइड करेगा 2 को, बताओ। बहुत बढ़िया। तो 92 ओवरराइड्स 91, जैसे तुम्हारी बातों को मैं ओवरराइड कर दूंगा, तो सचिन गुप्ता एसजी ओवरराइड्स स्टूडेंट्स। पढ़ेंगे 92 क्या कहता है बात में, देयर शैल बी लेवीड अ टैक्स कॉल्ड द सीजीएसटी, सीजीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 91 कहता है, ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज, इंट्रा स्टेट सप्लाईज पे लगेगा, बिल्कुल सही, इंटर पे तो आईजी लगता है, ऑन गुड्स ऑफ सर्विसेज और बोथ, वो तो हम पढ़ चुके हैं, एक्सेप्ट, अरे एक्सेप्ट सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो दारू पर जीएसटी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था आर्टिकल 366 जो डिफाइन करता है जीएसटी ऑन ऑल गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो एल्कोहलिक लिकर की जो सप्लाई है उस पे जीएसटी नहीं है, 91 कहता है, बाकी सब पे है। हाँ बाकी और 91 92 की दबता है 91 92 से, 92 क्या कहता है वो देख लेंगे। तो क्या एल्कोहलिक लिकर पे कौन से टैक्सेस चल रहे हैं फिर बताइए, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे कौन से टैक्सेस चल रहे हैं, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे कौन से टैक्सेस चल रहे हैं, बताइए माइक। हाँ जी बिल्कुल सही जी, पहले वाले चल रहे हैं आराम से। तो पहले वाले जो टैक्सेस हैं जहां पर इंपोर्ट ड्यूटीज और एक्साइज और वैट सब पुराना टैक्सेस चल रहा है, ठीक है। ऑन वैल्यू मैं बता चुका हूं बेटा, सेक्शन 15 की वैल्यू पे लगता है, मैक्सिमम सीजीएसटी 20 है, तो मैक्सिमम स्टेट, अच्छा जैसे सीजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन है ऐसे ही एसजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन होगा, जैसे ये सीजीएसटी का चार्जिंग सेक्शन है
ऐसी SGST का चार्जिंग सेक्शन होगा, और SGST ने भी मैक्सिमम 20 SG लगाया होगा, तो मैक्सिमम GST 40 होता है, ये बात याद रखिएगा। मैक्सिमम CG 20, मैक्सिमम 20 SGST एज में बी नोटिफाइड। हाँ, मैं गवर्नमेंट 12% नोटिफाई कर दे 6, गवर्नमेंट 18% नोटिफाई कर दे 9, तो गवर्नमेंट मैक्सिमम 20% CG लगा सकती है, लेकिन हमें पता है मेजर रेट्स तो 5%, 12%, 18% और 28% है, तो आधा आधा कर दें तो मैक्सिमम CG 2.5 है, इसमें कई जगह 6% CG है, कई जगह 9% CG है, कई जगह 14% CG है, बाकी आधा तो आपको पता ही है SG या UT लगता है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, GST काउंसिल बताएगी, गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, डंडा मारेगी काउंसिल और गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। कलेक्टेड इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड, तो रूल्स में बताया गया है कि कैसे कलेक्ट करना है, कैसे जमा करवाना है, और शैल बी पेड बाय, आ तो गया टैक्सेबल पर्सन, और यहां पर जो टैक्सेबल पर्सन है गाइस वो सप्लायर है, सप्लायर पे करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज का सेक्शन है ना, यहां पर वो टैक्सेबल होना चाहिए। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो बात ही खत्म हो गई। तो सेक्शन 9(1) ने कोई नई बात नहीं बताई, ये ऑलरेडी मैं आपको पहली कक्षा या दूसरी कक्षा या तीसरी जो क्लास थी उसमें मैंने सेक्शन नहीं बताया था बस। तो यही कह रहे हैं जी, इंट्रास्टेट सप्लाईज पर लिकर को छोड़ दो, 20% तक का GST लग सकता है, फिर उसको जमा करवाना पड़ेगा, सप्लायर जमा करवाएगा, ये तो हमें पता ही था। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वाली बात 9(2) CGST और पेट्रोलियम, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम क्रूड जिसको बोलते हैं क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल जिसको बोलते हैं डीजल, यस गाइस, पेट्रोल, मोटर स्पिरिट या पेट्रोल, ये क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, कच्चा तेल, तुम्हारा तेल तो निकल रहा है, ये कच्चा तेल है। नेचुरल गैस, यस, और ATF, ये एरोप्लेन का तेल, एरोप्लेन फ्यूल, इन 5 पे GST 9(1) ने मना नहीं किया, 9(1) ने कहा 9(2) में चले जाओ, shall be levied with effect from such date as may be notified by the government or the recommendation of, फ्यूचर डेट से लागू होगा, फ्यूचर डेट से लागू होगा। अभी ये नॉन टैक्सेबल गुड्स हैं, अच्छा, तो ये कच्चा तेल और ये 5 अभी नॉन टैक्सेबल गुड्स हैं, नॉन टैक्सेबल गुड्स, और पेट्रोल, और ये दारू भी नॉन टैक्सेबल है, दारू जो है ना ये भी नॉन टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल। तो GST दारू पे तो आना ही नहीं है, ये तो एब्सेंट है, लेकिन जो आपका 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का GST है वो एक्टिवेट नहीं किया है, खरीद तो लिया है, एक तो मोबाइल खरीदा ही नहीं, बात ही खत्म, एक मोबाइल ले लिया और एक्टिवेट नहीं किया। 9(2) यही है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अब यहां पर पुराना सिस्टम चल रहा है, यहां पर एक्साइज लग रहा है, वैट लग रहा है, पुराना सिस्टम लग रहे हैं सारे, क्लियर है, ये भी हम कर चुके हैं। जो अब आप आज हम नई बात करने वाले हैं गाइस वो है जी 9(3) रिवर्स चार्ज, यस, और 9(4) भी रिवर्स चार्ज है, पहले 9(3) का रिवर्स चार्ज कर लें, आज तो इसी में टाइम निकल जाएगा। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन, यस, नोटिफिकेशन लाए बिना, ऐसे नहीं कि किस सर्विस पे किस गुड्स पे रिवर्स चार्ज, दोनों वर्ड लिखा है, स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, कुछ गुड्स हैं कुछ सर्विसेज हैं, टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द recipient of goods or services or both and all the provisions of this act, yes guys, एक सेकेंड गाइस, क्या हो गया, all the provisions of this act shall apply to the recipient। कौन कौन से प्रोविजंस बताओ बच्चों, सर रजिस्ट्रेशन के, लगाने के, जमा करवाने के, रिटर्न फाइल करने के, कागजी कार्रवाई, पेपर फॉर्मेलिटी, सारी रिसिपिएंट पे आ तो गया, एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे द टैक्स। सो यहां पर गाइस सर्विस, या मैं सर्विस नहीं बोलूं, रेसिपिएंट, रेसिपिएंट इज डीम्ड एज सप्लायर,
फॉर पेपर फॉर्मेलिटीज, फॉर फॉर्मेलिटीज। तो जो फॉर्मेलिटी सप्लायर पर है गाइस, वही फॉर्मेलिटी रिसिपिएंट पे आ जाएंगी। यहां तक प्लीज पूछिएगा, कुछ पूछना। स्लिप हो गया सारा कनेक्शन की वजह, मतलब disconnect अच्छा होने की वजह चलिए, तो 9-3 से स्टार्ट करें दोबारा फिर। से। 9-2 से चलो 9-2 से कर देते, आइए जी। 9.2 में लिखा है जी सेंट्रल टैक्स, दैट इज CGST, 5 चीजों पर, 5 चीजों पर, कच्चा तेल, पेट्रोलियम क्रूड जिसको कहते हैं, डीजल, पेट्रोल जिसको मोटर स्पिरिट कहते हैं, नेचुरल गैस और ATF। ATF होता है एविएशन टरबाइन फ्यूल, ये एरोप्लेन का फ्यूल होता है। इसको फ्यूचर डेट से, यस गाइस, इसको फ्यूचर डेट से लागू करेंगे। अच्छा, तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन टैक्सेबल गुड्स, क्योंकि अभी ये GST में टैक्सेबल नहीं है। सर फ्यूचर डेट से लागू करेंगे, गवर्नमेंट काउंसिल बैठेगी, काउंसिल डिसाइड करेगी, ठीक है सर, समझ आ गई बात। लेकिन सर दारू पे भी तो GST नहीं है। बेटा जो दारू की बात कर रहा हूं ना मैं, सुनिए मेरी बात, जो मैं दारू की बात कर रहा हूं वो तो GST में आती नहीं है, उसको भी नॉन टैक्सेबल गुड्स कहते हैं। फर्क दोनों में एक ये है, एक बच्चा क्लास में आया ही नहीं, एक बच्चा क्लास में आया और मैंने उसको क्लास से बाहर निकाल दिया, लेकिन वो आया तो है, लेकिन वापस ले आऊंगा क्लास में। लेकिन जो आया ही नहीं है उसको तो मैं क्लास में पढ़ा नहीं सकता। तो कहने का मतलब गाइस, सुनो मेरी बात मेरे बच्चों, कहने का मतलब मेरा अर्थ ये है, सुनिएगा बात, मैं कहने का मेरा अर्थ ये है कि अगर पेट्रोलियम की बात करें, वो GST में हैं लेकिन डीएक्टिवेटेड हैं, इसलिए नॉन टैक्सेबल है। लेकिन जैसे काउंसिल डिसाइड करेगी अगले दिन वो भी GST में आ जाएंगे। लेकिन हम दारू की बात करें, एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वर्ड है, विस्की, वाइन, वोडका, ये नॉन टैक्सेबल गुड्स हैं, इस पे तो GST भी नहीं लगता। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 में डेफिनेशन पढ़ो, GST इस पे लगता ही नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे तो इस पे तो GST है ही नहीं, आना भी नहीं है। तो केयरफुली याद रखिए मेरी बात बच्चों, दोनों ही नॉन टैक्सेबल गुड्स हैं, दारू भी और पेट्रोल भी। लेकिन दारू तो एब्सेंट है, वो तो लगना ही नहीं है। लेकिन वो बच्चा क्लास में आया है, अभी डीएक्टिवेटेड है, मैंने कहा हेड डाउन कर ले, तो जब उठाऊंगा जब तू जाग जाइए। और दोनों ही नॉन टैक्सेबल हैं, इसलिए दोनों पे पुराने सिस्टम चल रहे हैं। फर्क दोनों में आपको समझ आया या नहीं? चलिए अब मैं आपको 9-3 पे लेके जा रहा हूं, और 9-3 क्या कहता है। अब एक बार बच्चों अपने आप रीडिंग करो 9.3 की बच्चों एक बार अपने आप रीडिंग करो, मैं चाहता हूं एक बार अपने आप रीडिंग करें। एक बार अपने आप रीडिंग करें गाइस, मैं चाहता हूं एक बार आप अपने आप रीडिंग करें। रीड इट योरसेल्फ। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल के रिकमेंडेशन के बिना GST का पत्ता नहीं हिलता। बाय द नोटिफिकेशन स्पेसिफाई गुड्स और सर्विसेज जिस पे टैक्स पेड बाय ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रेसिपिएंट। तो कुछ ऐसे चुनिंदा, यस सम स्पेसिफिक, सब नहीं, स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज होंगे जिस पे टैक्स रिवर्स चार्ज बेसिस पर कौन देगा? बाय द रेसिपिएंट देगा बेटा, रेसिपिएंट देगा, यस। और सारे प्रोविजंस GST के सारे प्रोविजन, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, असेसमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स रेसिपिएंट के मत्थे मार दिए जाएंगे। और फिर रेसिपिएंट विल बी डीम्ड एज सप्लायर फॉर फॉर्मेलिटी, सारी फॉर्मेलिटीज रेसिपिएंट पे आ जाएंगी। लेकिन 9.3 सब पे नहीं है, किन पर है ये हमारा टॉपिक अब रह गया। पूछिए जरा, पूछिए। तो 9 रिवर चार्ज सर्विसेज की 20 सर्विसेज हैं मेरे बच्चों, 20 सर्विसेज हैं। मैं पहले 1 से शुरू नहीं करवा रहा क्योंकि 1 सबसे बड़ी है। मैं आपको, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हो ना, आपको मैं सेकंड सर्विस से स्टार्ट करवा रहा हूं। पढ़िए जरा, यहां पर यह है सर्विस,
ये है सप्लायर, ये है रेसिपिएंट। पढ़िए जरा, पढ़िए जरा, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पढ़िए, ज्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन स्टिल पढ़िए जरा। हाँ जी, एडवोकेट्स पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एडवोकेट्स की सर्विस टैक्सेबल होती है सर, बिल्कुल सर, एडवोकेट की सर्विस टैक्सेबल होती है, लेकिन एडवोकेट्स पे रिवर्स चार्ज है। तो एडवोकेट जब सर्विस देते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो क्लाइंट्स बियर भी करते हैं और जमा भी करवाते हैं। हाँ जी सर, क्योंकि एडवोकेट्स को गवर्नमेंट तंग नहीं करना चाहती। जैसा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं हम लोग, हम तो जमा भी करवाएंगे, इकट्ठा भी करेंगे, रिटर्न भी भरेंगे। गवर्नमेंट कहती है एडवोकेट देश की सेवा करते हैं, और देश की सेवा करते तो उनके ऊपर दायित्व नहीं डाल सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या रखा है, आइए जरा, ये कौन सा नोटिफिकेशन है? ये भी एग्जाम में कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 13 है, और गुड्स का नोटिफिकेशन नंबर मेरा है। ये 13 है, ये मेरा है, मेरा नहीं है, ये 4 है, 4/2017 नोटिफिकेशन फॉर रिवर्स चार्ज ऑफ गुड्स, और नोटिफिकेशन ऑफ रिवर्स चार्ज ऑन सर्विसेज 13 है। आइए जरा एडवोकेट्स की कहानी सुन ले, ये रिवर्स चार्ज क्या है। आइए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझा रहा हूं मैं आपको। सो एडवोकेट सर्विसेज या लीगल सर्विसेज, माय डियर फ्रेंड, लीगल सर्विसेज, जरा देखिए, आपके राम जेठ मलानी है एडवोकेट, या वो हरीश साल्वे, हरीश साल्वे बड़ा फेमस एडवोकेट हैं जी, हरीश साल्वे, ही इज एन एडवोकेट, ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू रिलायंस इंडस्ट्रीज, providing services to Reliance Industries Limited. Guys, he is providing services to Reliance Industries Limited. Guys, please बताइएगा, एक सेकेंड guys, एक सेकेंड, who is the service provider? बताइए, who is the service provider? बताइए, who is the service provider? हरीश साल्वे। बहुत बढ़िया। तो हु इज द सप्लायर? ये चलो, हु इज द रेसिपिएंट? रिलायंस इंडस्ट्री। हु विल बियर द जीएसटी एंड हु विल डिपॉजिट द जीएसटी? बस बात खत्म हो गया। ऐसे करना है, डिपॉजिट ऑफ जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज, डिपॉजिट ऑफ जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज। तो रिवर्स चार्ज पे रिलायंस वालों को जीएसटी जमा करवाना। अच्छा, फर्क ये है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज कंडीशन 2 है, रजिस्टर्ड एंटिटी होना चाहिए, रजिस्टर्ड एंटिटी। वो तो रजिस्टर्ड हो ही जाएगा जब ये रिवर्स चार्ज पे लेगा तो ऑटोमेटिकली। अब रजिस्टर्ड नहीं करवाएगा तो जीएसटी, तो ये ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगी इसकी। हाँ, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन, चाहे 15,000 की सर्विस हो। अच्छा बच्चों, ये याद रखना, दोबारा बोल रहा हूं, 15,000 की सर्विस दी है, इस 15,000 का जीएसटी रिलायंस पे आ जाएगा, और ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन लेनी, ऑटोमेटिक मींस लेनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, ये बोल दो जरा मैं। हाँ जी, ये लो, मैं बोलता हूं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो रजिस्टर्ड होगा जब तो देंगे, बिना रजिस्ट्रेशन कैसे? लेकिन ये इंडिया के बिलोंग, टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया, दे बिलोंग टू इंडिया ना, इंडिया, रिलायंस इंडिया की। अब सुनिए, हरीश साल्वे साहब माइक्रोसॉफ्ट यूएसए इंक को सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन सर ये तो एक्सपोर्ट हो गया। नहीं, रिलेटिंग टू इंडियन केस, रिलेटिंग टू इंडियन सब्सिडरी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, रिलेटिंग टू इंडियन सब्सिडरी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट यूएसए को दे रहे हैं। बताइएगा, क्या ये माइक्रोसॉफ्ट यूएसए टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया की है? क्वेश्चन है ये, क्या ये टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया की है माइक्रोसॉफ्ट यूएसए, या आउटसाइड इंडिया की है? आउटसाइड इंडिया। हाँ, नॉट ऑफ, सुनो बेटा, सब सुनो, नॉट ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी ऑफ इंडिया। रिवर्स चार्ज में कंडीशन है बेटा, ये याद रखना,
जहां पर भी सर्विसेज है ना गाइस, वहां पर कंडीशन है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। ये वर्ड्स हर जगह है, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। लोकेशन प्राप्तकर्ता की, सर्विस रिसिपिएंट की इंडिया होनी चाहिए। और यहां पर जो सर्विसेज दी जा रही हैं गाइस, वो सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट यूएसए को दी जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने हायर किया, माइक्रोसॉफ्ट यूएसए ने हायर किया है। अगर सब्सिडी ने हायर किया होता बात ही खत्म हो जाती। तो ये नॉट ऑफ टैक्सेबल टेरिटरी है। अब दिक्कत क्या है, रिवर्स चार्ज लगाएंगे, ये तो बाहर की है। तो इस केस में क्या रिवर्स चार्ज होगा या डायरेक्ट चार्ज होगा? बहुत बढ़िया, बस यही चीजें याद रखनी है आपको इस केस में गाइस, नो रिवर्स चार्ज ऑन रेसिपिएंट, नो रिवर्स चार्ज। बट यहां पर इस केस में बेटा फॉरवर्ड चार्ज या डायरेक्ट चार्ज ऑन हरीश साल्वे, डायरेक्ट चार्ज ऑन हरीश साल्वे। तो बस ये याद रख लेना, बार बार बोलूंगा कि जो प्राप्त करता है वो इंडिया का बंदा होना चाहिए, इंडिया में लोकेटेड होना चाहिए। अगर वो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, और ऑब्वियसली सप्लाई इंडिया की होगी, अगर इंडिया की सप्लाई नहीं होती तो फिर हम चार्ज ही 5 डोर ओपन कर दिए ना, उसके बाद चार्ज लगाते हैं। अगर 5 डोर ओपन ही नहीं हुए तो जब दिल्ली ही टूट गया जी कर क्या करेंगे। तो जब जीएसटी नहीं लगा तो गाइस चार्ज क्या करेंगे, डायरेक्ट रिवर्स क्या करेंगे। तो ये बार बार मैं बोलूंगा और बार बार बोलता रहूंगा। आप लोग भूल जाते हो कि अगर वो 5 डोर खुलेंगे नहीं, मान लो इंडिया से बाहर की सप्लाई होती, वो तो टेरिटरी में आई नहीं, तो चार्ज क्या। ये बात क्लियर है या नहीं? जल्दी बोलो। चलो बस आपको बस यही याद रखना है, एडवोकेट सर्विसेज दे रहा है, रेसिपिएंट मरेगा और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड को करवाएगा, वो तो अपने आप रजिस्ट्रेशन तो हो ही जाएगा, लेकिन वो टैक्सेबल टेरिटरी को बिलोंग करता हो, वो रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही कंपलसरी है, चाहे 15,000 की सर्विस हो, लेकिन टैक्सेबल टेरिटरी को बिलोंग करना चाहिए। आइए इसी प्रकार से अब मैं आपको ये बता रहा हूं सर्विसेज ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। बेटा ये होता है आर्बिट्रेटर। आपको पता होगा आर्बिट्रेटर कब आता है पिक्चर में, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। कोर्ट कहती है मैं एक रिटायर्ड जज अपॉइंट कर देते हैं, उसके बाद जाओ और अपने केस को वहीं लड़ लो, उसकी जो जजमेंट होगी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ट्रिब्यूनल जो है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का कोई ना कोई बंदा तो होता होगा, रिटायर्ड जज, वो फीस चार्ज करेगा, वो सर्विसेज देगा आपको, बदले में वो आपसे पैसा लेगा, तो उस पैसे पे भी जीएसटी होता है। लेकिन आप आर्बिट्रेटर को वो पैसा नहीं देना, उसका जीएसटी खुद ही भर के आना पड़ेगा। तो रिलायंस वालों ने कोई केस उनका आर्बिट्रेशन में चला गया, आर्बिट्रेशन कहते हैं इसको, आपने सुन रखा होगा नाम, पता नहीं सुन रखा है सुन का, आर्बिट्रेशन। अच्छा बहुत बढ़िया, तो आर्बिट्रेशन में चला गया, तो आर्बिट्रेटर ने 1 लाख रुपए चार्ज किए, तो 1 लाख का जीएसटी प्राप्तकर्ता भरेगा, प्राप्तकर्ता जमा करवाएगा। आइए स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, गाइस स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जरा पढ़ लीजिए, स्पॉन्सरशिप सर्विस को एक बार पढ़ लीजिए, मैं आपको फिर समझा दूंगा। पढ़िए जी, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पढ़िए गाइस, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज गाइस पढ़िए। समझ आया या नहीं आया? मुझे पता नहीं आएगा, आई नो। चलो ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप लोग मेरी हेल्प करना। ये है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, एक बार आप समझ जाओगे स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जरा देखना बेटा। दोस्तों डांडिया नाइट्स ऑर्गेनाइज हो रही हैं, डांडिया नाइट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय एबीसी एसोसिएशन, एबीसी एसोसिएशन, नवरात्रे आ रहे हैं, एबीसी एसोसिएशन डांडिया नाइट्स ऑर्गेनाइज कर, पेप्सी वाले उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, पेप्सी वाले स्पॉन्सर कर रहे हैं। आप बताइए कितना पैसा देंगे पेप्सी वाले? 50 करोड़ दे रहे हैं।
50 करोड़ दे रहे हैं डांडिया नाइट्स वालों को, क्योंकि जो स्पॉन्सर करता है वही तो पैसे देता है। क्वेश्चन यहां पर यह है, हु इज सप्लायर, हु इज रिसीवर? एंड आई बेट आप बता ही नहीं पाओगे। लिमिटेड सप्लायर है। अब पैसे भी दे रही है, सप्लायर पैसे भी देगा और सर्विस भी देगा। मैं आपको सर्विस दे रहा हूं तो पैसे ले रहा हूं ना, तो सप्लायर कुछ देता है तो कुछ पैसे मिलते हैं, तो ये पैसे भी देगा और सर्विस भी देगा। सोचो अगर आप सप्लायर है बेटा, ये एबीसी एसोसिएशन, सुनो मेरी बात, ये क्या सप्लाई कर रहे हैं, ये सर्विसेज दे रहे हैं पेप्सी को। क्या सर्विसेज दे रहे हैं? स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? आपके पेप्सी के नाम को चमका देंगे, पेप्सी का नाम सारी जगह लिखेंगे, राइट कर देंगे, टिकटों पर, एड में, पेप्सी प्रेजेंट्स डांडिया नाइट्स, एक शाम मां के नाम, पेप्सी प्रेजेंट्स, हर जगह। तो पेप्सी को सर्विसेज मिल रही हैं यहां पर। अब इस 50 करोड़ पर जब बिल भेजा जाएगा डांडिया नाइट्स वाले द्वारा, वो जीएसटी भी होगा। क्या यहां पर डांडिया नाइट्स एसोसिएशन पर किया जा सकता है 50 करोड़ का जीएसटी जमा करवाने के लिए, या पेप्सी पे ज्यादा भरोसा किया जा सकता है? तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा पेप्सी वालों, तुम कंसिडरेशन देना विदाउट जीएसटी। इसका जो जीएसटी है गवर्नमेंट को डिपॉजिट तुम करवाओगे, जीएसटी जो है गवर्नमेंट को जमा तुम करवाओगे, रिवर्स चार्ज बेसिस, रिवर्स चार्ज बेसिस। ये बात आपको क्लियर हुई? नहीं, जल्दी बोलो। अच्छा, अब ये पेप्सी की जगह मैं स्पॉन्सर कर रहा हूं सचिन गुप्ता। अब मैं, मेरी कोई एसोसिएशन नहीं है और मैं स्पॉन्सर सचिन गुप्ता, तो अब यहां पर हो जाएगा एसजी प्रेजेंट्स डांडिया नाइट्स, और उन्होंने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे। डांडिया नाइट्स, सर 10 लाख आपके लिए, इसका जीएसटी पेमेंट तो मुझे करनी है, ऑब्वियसली मुझे करनी है पेमेंट 10 लाख की इनको। मैं विद जीएसटी करूंगा, विदाउट जीएसटी करूंगा? नहीं, अब डायरेक्ट चार्ज रहेगा। हाँ, अब 10 लाख प्लस जीएसटी पेमेंट करूंगा, नो रिवर्स चार्ज, मेरे पर रिवर्स चार्ज नहीं, नो रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज इन पे आ जाएगा, ये ऑर्गेनाइजर पे फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा। समझो मेरी बात, ऑर्गेनाइजर पर फॉरवर्ड चार्ज आएगा, फॉरवर्ड चार्ज। सर क्यों? मान लो चलो ये 40 लाख है, सर क्यों ऐसे? क्योंकि यहां पर मैं इंडिविजुअल हूं, मुझ पे भरोसा करने लायक नहीं है, गवर्नमेंट बोलेगी सर ऑर्गेनाइजर बेटर है। तो इसलिए दोस्तों लॉ देखो क्या लिखा है, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। बॉडी कॉर्पोरेट को या किसी फर्म को अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो ऑर्गेनाइजर, स्पॉन्सरशिप सर्विसेज ऑर्गेनाइजर दे रहा है, ऑर्गेनाइजर, यहां पर ऑर्गेनाइजर होगा ना बेटा, चलो इधर नहीं लिखो ऑर्गेनाइजर, इधर ऑर्गेनाइजर लिख लो, एनी पर्सन का मतलब ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर। और यहां पर ये पेप्सी, पेप्सी, बात समझ आई? तो बॉडी कॉर्पोरेट को किसी कंपनी को या किसी फर्म को मिले सर्विसेज, इंडिविजुअल को मिलती है सर्विसेज, तो वो ऑर्गेनाइजर ही बेटर है। बोलो बात समझ आई नहीं आई? अच्छा, अब इस केस में सुनो, अब ये जो डांडिया नाइट्स हैं ये माइक्रोसॉफ्ट यूएसए, वही वाली बात, वो इंडिया के इवेंट को स्पॉन्सर कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट यूएसए इंक, माइक्रोसॉफ्ट यूएसए इंक, क्योंकि फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी, ये तो टैक्सेबल टेरिटरी का था, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी की, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी की सर्विसेज तो इंडिया में है, क्योंकि वो तो इंडिया में इवेंट है ना, डांडिया नाइट्स इन इंडिया, तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। अब इस केस में हु विल बियर जीएसटी? वही फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा। तो प्लीज केयरफुल बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वर्डिंग बड़ी केयरफुल है, वर्डिंग बड़ी केयरफुल रहना। वर्डिंग दी क्या हुई है? तो वर्डिंग में
दो बातें हमेशा याद रखना स्पॉन्सरशिप में, बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए प्राप्तकर्ता या पार्टनरशिप फर्म होनी चाहिए एंड इंडिया की होनी चाहिए वो, या तो वो इंडिविजुअल हो या इंडिया से बाहर का हो, तो फॉरवर्ड चार्ज आ जाएगा। हाँ, मैं 5 डोर ओपन पहले मान चुका हूं, ओपन हो चुके हैं। अगर 5 डोर ओपन ही नहीं होते फिर बात ही खत्म हो जाती। इवेंट बाहर का होता और बाहर की कंपनी उसको स्पॉन्सर कर रही है तो इंडियन गवर्नमेंट को तो क्या खुजली है उस केस में। समझ आ गई बात? चलो इसी प्रकार से एक एक करके सारी सर्विसेज बता दूंगा और फिर इसको आप अपने जहन में कैसे रखेंगे। आइए, सरकारी सर्विसेज बेटा, बेटा 4G लाइसेंस, हाँ जी 5G लाइसेंस, कोल ऑक्शंस, कोल की ऑक्शंस, कोल ऑक्शंस, तो कोल तो चलो प्रोडक्ट हो गया ना, प्रोडक्ट हो गया, हम सर्विस की बात है तो 4G लाइसेंस, 5G लाइसेंस, अभी गवर्नमेंट ने कल ही शायद ऑक्शंस कुछ प्रोसेस है, अखबार में आ रहा था। तो इस लाइसेंसेस का जो है 4G लाइसेंस का, 5G लाइसेंस का कौन बियर करेगा? एयरटेल वाले, जियो वाले। उसका जीएसटी भी कौन बियर करेगा? एयरटेल वाले, जियो वाले। आ गया ना? बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी, तो एग्जांपल एयरटेल है ना, ऑब्लिक जियो। क्या गवर्नमेंट यही सर्विस देती है? यहां पर लिखा है कोई भी, सारी गवर्नमेंट की सर्विसेज, ऑल गवर्नमेंट की सर्विसेज। ये तो एक 4G लाइसेंस की बात हो गई, और भी बहुत सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट अगर बिजनेस को दी जाए। लेकिन अगर बेटा सुनो, नॉन बिजनेस एंटिटी को गवर्नमेंट सर्विस दे तो, नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे तो बोलो जी, अगर गवर्नमेंट की सर्विस टैक्सेबल हो रही है तो, 5 डोर ओपन हो रही है तो गवर्नमेंट अगर नॉन बिजनेस एंटिटी को दे तो, या नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले एंटिटी को दे तो, नॉन टैक्स। बहुत बढ़िया, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। फॉरवर्ड चार्ज विल अप्लाई। मैं आपको एग्जांपल दे दूं फॉरवर्ड चार्ज का, मैं आपको बता देता हूं। आपको ये पता होगा कि गवर्नमेंट की जो रेल की टिकटें हैं, गवर्नमेंट की रेल की टिकटें, शताब्दी, अभी रेल में ट्रेवल किया रिसेंटली किसी? अभी तो शायद कोविड के चक्कर में नहीं किया होगा, उससे पहले किया है शताब्दी में, राजधानी में उनकी टिकटों पर भी जीएसटी है। उस केस में नॉन बिजनेस एंटिटी है ना हम लोग, आप और मैं, फॉरवर्ड चार्ज होता है। वहां पर फैल मत जाना 100 रुपए पे जीएसटी ना मैं जमा करवाऊंगी, मुझे दे दो। गवर्नमेंट बोलेगी भाई तुम हमें दे दो, हम जमा करवा लेंगे। लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की, यस गाइस, ऐसी कुछ सर्विसेज हैं जिस पे गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज लगाती है। यस, सुनो मेरी बात, दोबारा मैं बोलूंगा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है ये 5th वाला पॉइंट, पहले तो आप समझ लो। गवर्नमेंट की सर्विस बिजनेस एंटिटी को, सुन लो, चलो मैं एक टेबल बना देता हूं पॉइंट नंबर 5 का, आ जाओ। पॉइंट नंबर 5 का टेबल बना रहा हूं, ये इसलिए बना रहा हूं कि आप घर जाने के बाद या घर पे ही हैं नोट्स बनाएंगे। सो मैं पॉइंट नंबर 5 गवर्नमेंट सर्विसेज की बात कर रहा हूं गाइस, गवर्नमेंट सर्विसेज की। आइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट सर्विसेज की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट सर्विसेज अगर बिजनेस एंटिटी को है, बिजनेस एंटिटी को है, और टैक्सेबल टेरिटरी वर्ड भी लिखा है, यस, टैक्सेबल टेरिटरी भी है, यस गाइस मेरे बच्चों, या नॉन बिजनेस एंटिटी को है, या नॉन टैक्सेबल टेरिटरी वाले बंदे को है, 2 लिख देते ना, 2 नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। तो बेटा दूसरे केस में फॉरवर्ड चार्ज है रिवर्स चार्ज है? केस में जो मैं बताऊं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फॉरवर्ड चार्ज। अच्छा, इस केस में जब गवर्नमेंट ये बिजनेस को, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, और अदर केस, इस केस में रिवर्स चार्ज है। ओ गॉश, दिमाग की दही हो गई, आज तो ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा सर रात को जाके। रात को क्यों, अभी नहा लेना जाके। सर ये तो आज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं बेटा, ये है ही जीएसटी ऐसा। ये तो मैं आपको सरल करके बता रहा हूं, खुद पढ़ते तो हवाइयां और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जी की आपको चालीसा पढ़ना पड़ता। ये तो शुक्र मानो
क्या हाल होता तुम्हारा। अब सुनो, एक्सेप्शंस, 4 एक्सेप्शंस हैं जहां पर गवर्नमेंट रिवर्स चार्ज नहीं लगाती, फॉरवर्ड चार्ज लगाती। और वो कौन सा है जी? पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विसेज। हाँ, जो टैक्सेबल वाली हैं। अगर डोर ही ओपन नहीं हुआ, छोड़ दो। पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बताता हूं। तीसरा, एयरक्राफ्ट और वेसल्स को ऑन एयरपोर्ट या पोर्ट सर्विसेज मिलती हैं। बताऊंगा क्या है चीजें, लिखो जरा एक बार। पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं, गुड्स एंड सर्विस दोनों लिखेंगे, सॉरी बेटा सॉरी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लिख देते हैं ना, कंफ्यूजन करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, हाँ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ठीक है, आ जाओ, एक चीज और बतानी है, उसके बाद चौथा पॉइंट भी करवाऊंगा बेटा। और एक तो हो गया, बताता हूं भी, बताता हूं, ये हो गया। और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखना जरा। चौथा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बेटा इन चारों केस में फॉरवर्ड चार्ज है। अच्छा, पोस्टल डिपार्टमेंट की सर्विसेज का बड़ा अच्छा एग्जांपल है स्पीड पोस्ट। यस, आज स्पीड पोस्ट करवाने जाओ, उसका जो जीएसटी है, जैसे जो भी 18% है 100 रुपए पे, या अगर आपको देना पड़ेगा, वो अपने आप जमा करवाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, रेल की टिकट, रेल टिकट, उस पर भी फॉरवर्ड चार्ज है। बस की टिकट पर भी है, एसी बसेस जो डीटीसी की होती है उस पर भी जीएसटी होता है। ये एयरपोर्ट पे और पोर्ट पे जहाजों को, हवाई जहाज को या पानी के जहाज को सर्विसेज गवर्नमेंट देती है, लैंडिंग चार्जेस लेती है उनसे, क्योंकि उनके पोर्ट पे वो उतर रहे हैं, लैंडिंग चार्जेस, उसके जीएसटी भी फॉरवर्ड चार्ज। एयर एशिया वाले शिपिंग कंपनीज जीएसटी दे देंगे, अपने आप जमा करवाएगी गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट किराए पे, यस, बिल्डिंग ऑन रेंट दे रही है, तो बिल्डिंग के किराए पे जीएसटी लगा देंगे। आप ये नहीं कहोगे हम अपने आप जमा करवाएंगे, नहीं बेटा ना, ये बात आपको क्लियर होगी। याद रख लेना, 5 डोर ओपन हो चुके होंगे। अगर वो ओपन ही नहीं है तो चार्ज नहीं है, तो फॉरवर्ड क्या करेगा, रिवर्स क्या करेगा। बेटा प्लीज लिख लो। और ये चार्ट आपको दुनिया की किसी बुक में नहीं मिलने वाले, यही मिलने वाले हैं, यही समझ आएगा आपको। प्लीज लिखिए। लिख लिया, बहुत बढ़िया बेटा। यस सर। अब ये लिख लो जी, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। ये एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको याद रखना पड़ेगा। ये आपको समझ आ गया। पोस्टल डिपार्टमेंट सर्विस, फॉरवर्ड चार्ज। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, फॉरवर्ड चार्ज। गवर्नमेंट की है, एयरक्राफ्ट वेसल को सर्विस, फॉरवर्ड चार्ज। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉरवर्ड चार्ज। और अगर इसके अलावा अदर केस का कोई एग्जांपल दोगे, 4G लाइसेंस जो अभी गवर्नमेंट कर रही है, 4G लाइसेंस, रिवर्स चार्ज होगा उसमें। क्लियर है बात? चलो आइए, आओ मेरे प्यारे लड्डू गोपाल। अच्छा जी, ये रेंटिंग का बात तो ऊपर आई गई हमारी। अच्छा, डायरेक्टर सर्विसेज, आ जाओ जी। ये जो डायरेक्टर है कंपनी का, ये कंपनी को सर्विस दे रहा है। आ जाइए, डायरेक्टर की सर्विस की बात करें, आ जाइए। डायरेक्टर सर्विसेज, ये आपको चार्ट्स इसलिए बना रहा हूं कंफ्यूजन ना हो जाए, एक बार आपको याद हो जाएगा फिर चार्ट्स की जरूरत नहीं है। डायरेक्टर सर्विसेज जरा देखें बेटा, रिलायंस का डायरेक्टर है जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज का डायरेक्टर है मुकेश अंबानी। ऐसे बोल रहे सर आपका दोस्त है, अरे काश हो जाता,
लाइफ सेट हो जाती। डायरेक्टर। अच्छा जी, अब हु इज द सर्विस प्रोवाइडर, हु इज द सप्लायर, हु इज द रिसिपिएंट? बताओ जी, हु इज द सप्लायर, हु इज द रिसिपिएंट? मुकेश अंबानी रिलायंस सप्लायर है, मुकेश अंबानी सप्लायर है। बहुत बढ़िया, बस बस बस, अब आगे बताना आपको, ये सप्लायर है जी, ये डायरेक्टर की सर्विसेज दे रहा है और रेसिपिएंट ये है। आपको पता ही है कौन ज्यादा विश्वसनीय है? सर मुकेश भी है, लेकिन भाई ये तो एक कंपनी के, बड़ी कंपनी का एग्जांपल, प्राइवेट कंपनियों में इतने सारे डायरेक्टर हैं, कौन जानता है उनको? ये तो मैं एक बड़ा हाई लेवल केस ले लिया। रिवर्स चार्ज, बस शर्त ये है, शर्त क्या है सुनिए, कॉपी करवाने का टाइम दूंगा। शर्त ये है कि भाई ये कंपनी होनी चाहिए या बॉडी कॉर्पोरेट टैक्सेबल टेरिटरी की। ऑब्वियसली टैक्सेबल टेरिटरी तो साला याद ही रख लो ना, प्राप्तकर्ता टैक्सेबल टेरिटरी का, प्राप्तकर्ता टैक्सेबल टेरिटरी का नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज आ गया जी। तो ये कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लें बच्चों। कॉन्सेप्ट एक बार आपने लैब पकड़ ली ना, इसकी कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया, उसके बाद आपको ये चार्ट्स मुझे बनाने नहीं पड़ेंगे, फिर आपके ऑटोमेटिक दिमाग में समझ आएगा कि भाई ये प्रोवाइडर है, ये रिसीवर है, ये जमा करवाएगा, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट आइए जरा। हाँ जी, इंश्योरेंस एजेंट सर्विसेज, आप लोग बताओ, आप एजेंट देगा या इंश्योरेंस कंपनी देगी? बहुत बढ़िया, आ गई इंश्योरेंस कंपनी। अब मैं आपको समझाऊंगा नहीं। अच्छा, रिकवरी एजेंट, ये जो वो गुंडे नहीं बोलना चाहिए, जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं बैंक के, तो कौन देगा इनका जीएसटी? रिकवरी एजेंट कमीशन लेगा बैंक से, लोन रिकवर करके लाएगा, कमीशन का जीएसटी बैंक इनको देगा या बैंक खुद जमा करवाएगा? तो लिखा तो दे दिया, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, हाँ उनका जब घर में पड़ा हो सोना तो काहे को रोना, वो एनबीएफसी होते हैं। और ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन बांटती हैं, तो जो लेंडर्स हैं, ये लेंडर्स हैं, ये पैसा देते हैं, इनके रिकवरी एजेंट्स होते हैं। रिकवरी एजेंट सप्लायर है, ये नहीं देंगे जीएसटी, हम बैंक से रिकवर करेंगे। आ जाओ, ये लास्ट टॉपिक आज का, म्यूजिक सर्विसेज। क्या है जी? म्यूजिक कंपोजर है, सुनो मेरी बात, फोटोग्राफर, मैं म्यूजिक कंपोजर हूं, फोटोग्राफर हूं, मैं आर्टिस्ट हूं, और मैं अपनी कॉपीराइट्स दे रहा हूं, किसको? म्यूजिक कंपनी को, टी सीरीज वालों को। तुझे देखा तो ये जाना सुनो, ये मेरी धुन बनाई है मैंने, मैं म्यूजिक कंपोजर हूं, अन्नू मलिक हूं, अन्नू मलिक। एक गरम प्यार की चाली एक गरम चाय की प्याली, हाँ उसको पिलाने वाली हो, चाहे काली हो या गोरी, हाँ। तो ये जो बढ़िया धुन है टी सीरीज वालों ने ले ली, अब टी सीरीज वाले पेमेंट तो कर देंगे, जीएसटी कौन जमा करवाएगा? क्या हुआ? तो इसका जीएसटी कौन जमा करवाएगा? जल्दी बोलो, लास्ट चीज है बस ये, टी सीरीज वाले। बस बहुत बढ़िया। इसी तरीके फोटोग्राफर हूं तो कोई मेरी फोटोग्राफ्स खरीद लेता है, कंपनी पब्लिश करेगा, पब्लिशर हो गया ना, यहां पर फोटोग्राफ्स को पब्लिश करेगा, पब्लिशर भी वर्ड लिख सकते हो, पब्लिशर जो मेरी बुक्स को प्रिंट, अच्छा ऑथर को छोड़ दो, ऑथर को छोड़ के ऊपर सारी चीजें आ गई, तो फोटोग्राफ्स हैं, कुछ हैं, तो पब्लिशर। लेकिन ऑथर में मैं ऑथर, ये एसजी आ गया, मेरी बुक्स हैं, और पब्लिशर है टैक्समैन वाले बोल रहे गुप्ता जी अपनी बुक दे दो, हम छाप देंगे, बदले में आपको रॉयल्टी देंगे, लेकिन उसका जीएसटी नहीं मिलेगा, वो रिवर्स चार्ज पे। लेकिन ऑथर ये एसजी हो गया। लेकिन दो ऑप्शन है मेरे पास, फॉरवर्ड चार्ज पे भी मैं आ सकता हूं, मैं चाहूं तो। हाँ, मैं पब्लिशर को बोल दूंगा कि भाई मैं फॉरवर्ड पे आना चाहता हूं, फिर वो मुझे जीएसटी देना पड़ेगा साले को। तो एक है टैक्स रजिस्ट्रेशन, मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा और डिक्लेरेशन दूंगा गवर्नमेंट को कि मैं
फॉरवर्ड चार्ज 9(1) वाली ऑप्शन ले रहा हूं, हाँ, और 1 साल तक मैं इसको विड्रॉ नहीं करूंगा, 1 साल तक मैं स्कीम में रहूंगा और मैं इनवॉइस जो इशू करूंगा पब्लिशर को बता दूंगा कि वो फैल ना जाए, कभी वो सोचे कि उसकी लायबिलिटी है। ऑप्शन है मेरे पास, नहीं तो ऑप्शन नहीं लूंगा तो रिवर्स चार्ज। अच्छा दोस्तों, ऑथर पागल है क्या? बोल रहा है फॉरवर्ड चार्ज पे आऊंगा, बेकार में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा, क्या फायदा है मुझे आने का, ये बता दो बस। मैं फॉरवर्ड पे क्यों आना चाहूंगा, दिल खुश हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, ऑथर्स को कह रहे हैं, मैं ऑथर हूं, मेरी किताब है, वो कह रहे हैं गुप्ता जी कितनी आप लोगे रॉयल्टी? मैंने कहा 1 लाख रुपए, 18% जीएसटी है। पहली ऑप्शन 1 लाख ले लो, 18,000 वो जमा करवाएंगे टैक्समैन वाले, बात ही खत्म। मैंने कहा नहीं, मैं ना आ बैल मुझे मार, मैं 1,18,000 दे मुझे। पब्लिशर को कह रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने ये ऑप्शन ले ली है, लिखा है, तो मैं क्यों फालतू में 1,18,000 लेके 18,000 सिरदर्दी लेके जमा करवाऊंगा? वो जमा करवा तो रहे थे, तो मैं सिरदर्दी क्यों मोल ले रहा हूं? मेरा क्वेश्चन ये है। मैं फॉरवर्ड चार्ज की ऑप्शन क्यों ले रहा हूं, क्यों लेना चाहूंगा? सर आईटी हाँ, अमेजिंग। सुनो सुनो, सुन साहिबा सुन, जीएसटी की धुन। जब मैं रिवर्स पे होता हूं तो मेरा आउटपुट टैक्स आप जमा करवाते हो, आईटीसी नहीं मिलता। तो रिवर्स चार्ज पर सप्लाई करने से जो सप्लायर है, मैं सप्लायर हूं ना, सप्लायर डोंट डिपॉजिट जीएसटी, डोंट डिपॉजिट जीएसटी, देयरफॉर कैन नॉट क्लेम आईटीसी, कैन नॉट क्लेम आईटीसी। रिवर्स चार्ज पर सप्लाई करने से सप्लायर डोंट डिपॉजिट जीएसटी, कैन नॉट क्लेम आईटीसी। रिवर्स चार्ज पे सप्लाई करने से सप्लायर डोंट डिपॉजिट, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट चार्ज पे आ जाऊं ना बाबा, तो मुझे जीएसटी मिलेगा भी और मैं आईटीसी लूंगा भी। ये नुकसान है जीएसटी में रिवर्स चार्ज पे सप्लाई करने से। पेपर फॉर्मेलिटी तो कम है, सारा वो मरेगा, लेकिन मैं भी तो थोड़ा मर गया, मेरा आईटीसी खराब हो गया सारा, क्योंकि मेरे सारे सप्लाई रिवर्स पे आ गई, मेरे पास जीएसटी नहीं है और मैं कैसे माइनस करूं अपना आईटीसी। लेकिन जब मैं फॉरवर्ड पे रहूंगा, लगाऊंगा और जमा करवाऊंगा। बात सही से तो बोलो हाँ या ना। सर तो वो लोग, जैसे मैं, देखो बेटा, मेरे तो अपने खर्चे होते हैं बुक्स बनाने में, मेरा ये स्टूडियो बना हुआ है, इसमें लाइटिंग लगी हुई है, इक्विपमेंट्स है, राइटिंग पैड है, ग्रीन स्क्रीन है, बात समझो। तो इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि आप फॉरवर्ड पे आ जाओ, खर्चों का जो आईटीसी है, जो जीएसटी आपने खरीद पे दिया है, इंटरनेट का कनेक्शन ले रखा है, वो सब क्रेडिट ले लेना, आपको रॉयल्टी पे जीएसटी मिलेगा, माइनस कर लेना। लेकिन जब जीएसटी मिलेगा नहीं तो माइनस क्या करेंगे? चलिए, थैंक यू। फिर मैं आपसे क्वेरीज